हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था अगले लेक्चर में कि जो एपोमिक्सिस है उसके 4 रास्ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा कि वो जो 4 रास्ते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो ये जो 4 रास्ते हैं वो ही लेक्चर में कवर करने वाले थे पहले, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया कि ये जो है इसका अलग ही वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, उसकी वजह से ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं जो चैप्टर का बाकी का जो पोर्शन बच गया है वो हम कवर कर लेंगे और आज हम ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप देख लो कि जो एपोमिक्सिस है वो क्या है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। मैंने आपको बताया था अच्छे बच्चे बुरे बच्चे वाली बात, लेकिन वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसकी वजह से कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पेसिफिक जो प्रोसेस होती है ना, मेगास्पोर में से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा और किसी और तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाए उसके लिए मैंने वो स्टोरी आपको बताई थी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एपोमिक्सिस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है, कहीं जगह पे ऐसा भी लिखा होगा कि एपोमिक्सिस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बात है, लेकिन अगर आप किसी रेफरेंस बुक में देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में एपोमिक्सिस दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्यों ये एसेक्सुअल में दिया है, क्योंकि अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो आपको मालूम है कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, मैंने आगे बताया था कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है फ्रूट। आप अच्छी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप अपने गोल को एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, अचीव कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। सो जो फ्रूट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेन प्रोसेस रहती है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हो रही। क्या बताना चाह रही हूँ मैं बच्चा आपको कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो रही, फिर भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है बेटा कि फ्रूट का फॉर्मेशन होगा लेकिन नॉट बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये जो एपोमिक्सिस है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाला गया है, क्योंकि ये सेक्सुअल तो है नहीं। ठीक है, इसकी वजह से इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ बेटा? ओके, अभी आप यहाँ पे देख लो कि जो एपोमिक्सिस के जो 4 वेज है वो क्या है, पार्थेनोजेनेसिस, एपोगेमी, एपोस्पोरी एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। वहां पे मैंने वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी लिखा है यहाँ पे, क्योंकि प्लांट में आप देख लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी इन्वॉल्व है। मालूम है आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन 10th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, उसमें भी नेचुरली होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल मेथड लाइक ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। ठीक है, वो जो सारी मेथड्स है वो भी यहाँ पे आती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि एपोमिक्सिस है या वेजिटेटिव प्रोपागेशन है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसका एक एडवांटेज भी, कहीं पे आपको कोई पूछ ले या कहीं पे क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो कि इसका एक एडवांटेज भी होगा। क्या एडवांटेज है बेटा कि यहाँ से जो फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है यानी या वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करते हो आप, सो उसमें जो नए प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा किससे, अपनी जो पहला वाला प्लांट था उससे एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा।
ठीक है। और उसके लिए एक टर्म है दैट इज क्लोन। आपको मालूम है, आपने अभी फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है ये टर्म के बारे में, क्लोन यानी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ठीक है। सो इसमें जो फॉर्मेशन होगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी वजह से जो प्रोजेनी फॉर्म होगी वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल यानी कि क्लोन होगी। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? ओके। अभी आप यहाँ पे देख लो, जो पहला पॉइंट है दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस टर्म से आप फेमिलियर हो बेटा, क्योंकि आगे भी आपने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? सीडलेस फ्रूट में। ठीक है, जो सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो वाली जो प्रोसेस होती है उसे आप पार्थेनोजेनेसिस बोलते हो, मालूम है? ओके, वेरी गुड। यानी कि पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो किसमें से होता है? फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। किसमें से होता है बेटा? अनफर्टिलाइज्ड एग। इसकी वजह से तो सीड फॉर्म नहीं होते। ठीक है, समझ सकते हो आप कि सीड क्यों फॉर्म नहीं होते? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा सो ओव्यूल फर्दर सीड में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन जो ओवेरी है वो आगे जाके फ्रूट का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, ये जो ऐसे फिनोमिना है उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, जो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बनता है, उसमें सीड होते हैं, लेकिन यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इतना क्लियर है? अभी यहाँ पे आप देख लो, एक नेचुरल वे है और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड है पार्थेनोजेनेसिस की। नेचुरल मेथड, नेचुरली कहीं बार पार्थेनोजेनेसिस हो जाता है। जैसे कि अगर आप ऑर्किड्स की बात करते हो तो इसमें क्या होता है बेटा कि पोलिनेशन की प्रोसेस होगी। क्या होगा बेटा? जो पोलिनेशन की प्रोसेस होगी, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन फर्दर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी नहीं, पोलिनेशन की प्रोसेस होगी। और ये जब पोलिनेशन की प्रोसेस होगी सो वहां पे ऐसे केमिकल चेंजेस आएंगे जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाए, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो ऑर्किड्स का जो फ्रूट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसी कई सारी मेथड्स है जिससे नेचुरली भी पार्थेनोजेनेसिस होता है। ठीक है, उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मैंने बताया उतना याद रखो। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स ऑर्किड्स और ग्रेप्स के दिए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? ये जो है वो सारे नेचुरली ये जो है वो फ्रूट फॉर्म कर देते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल मेथड भी अवेलेबल है। आजकल आप देखो किसी को सीड वाले जो फ्रूट्स मिलते हैं वो खाने में उतना, कहते हैं ना, इतना ज्यादा आनंद नहीं आ रहा। यानी कि आप देख लो कि वाटरमेलन जो है अभी वो भी सीडलेस आने लगे हैं, जिससे वो जो ब्लैक कलर के जो सीड्स रहते हैं वो खाने में बीच में ना आए। ठीक है, इसकी वजह से वो भी सीडलेस आ रहे, ग्रेप्स भी आ रहे, और कई सारे ऐसे फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स जो सीडलेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आजकल आप देखो किसी को सीड्स वाला खाने में मजा नहीं आता, उसकी वजह से ये क्या है, सीडलेस फॉर्म करते हैं। आर्टिफिशियली भी आप सीडलेस फ्रूट्स को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो मेथड है वो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होगा। इसमें क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो फार्मर्स और जो टेक्नीशियंस है वो क्या करते हैं बेटा कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो कि प्लांट हार्मोन है, ठीक है, मालूम है आपको प्लांट हार्मोन के नाम, उसमें से आप देख लो कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो है उसका लेवल ये लोग जो है वो लो कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लो लेवल कर देते हैं। किसका बेटा? ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन का। उसकी इफेक्ट से, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सीडलेस ग्रेप्स एंड वाटरमेलन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो ये बात आप याद रख लो। इतना क्लियर है? सो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस मैंने कवर कर लिया। एक बार और बता देती हूँ, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम दी अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जो है दोनों के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं।
इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेना इसकी, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो, जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज एपोगेमी और देन एपोस्पोरी एंड देन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अभी ये जो 3 मेथड है, पार्थेनोजेनेसिस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था कहीं पे, ठीक है, उसकी वजह से इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये जो बाकी की 3 मेथड है उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन होने का ज्यादा से ज्यादा चांस है। ठीक है, अभी एपोगेमी से हम स्टार्ट करते हैं। एपोगेमी क्या है बेटा? जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम दी अदर हेप्लॉइड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। अभी क्या होगा कि हमको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाना है, लेकिन एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, वरना तो वो नॉर्मल मेथड हो जाएगी। यानी इसमें क्या हुआ, एग को फर्टिलाइज ना किया और वो अनफर्टिलाइज्ड एग में से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवा दिया पार्थेनोजेनेसिस में। लेकिन एपोगेमी में क्या हो रहा है बेटा, ये जो एम्ब्रियो है उसका जो एक सेल को छोड़ के अदर जो हैप्लॉइड सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और जो हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है उसमें से क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं बेटा, इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग में से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया था और यहाँ पे क्या हुआ, एग पे तो ध्यान ही नहीं दिया। एम्ब्रियो के जो दूसरे हैप्लॉइड सेल्स थे, एम्ब्रियो में हैप्लॉइड ही होंगे बेटा, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जो सारे सेल्स है वो कैसे है बेटा, हैप्लॉइड है, मेगास्पोर में से डेवलप हुए है। ठीक है, मेगास्पोर कैसा था बेटा, हैप्लॉइड था। ये सारी चीजें है वो आपको कोरिलेट करती जानी है। ठीक है, सो ये जो एम्ब्रियो सेक के कोई दूसरे जो सेल है, ठीक है, एक सेल के अलावा जो बाकी के जो सेल्स है उसमें से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो इसे ऐसी जो कंडीशन आती है उसे बोलते हैं एपोगेमी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो सेक, ठीक है, अदर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक, यानी कि यहाँ जो दूसरे सेल्स है उसमें से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितना इजी है बेटा अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, वरना ये पॉइंट पे सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और ये पॉइंट स्किप कर देते हैं। हमें ऐसा करना नहीं है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आ जाओ एपोस्पोरी। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम द डिप्लॉइड टिश्यू ऑफ ओवेरी। अभी तक हम एम्ब्रियो सेक में ही थे, यहाँ पे भी आप देख लो, एक सेल जो कि एम्ब्रियो सेक में होता है उसमें से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे एम्ब्रियो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड बनेगा। क्यों हैप्लॉइड, क्योंकि एग जो है वो अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि एग जो है वो हैप्लॉइड था और यहाँ पे जो एम्ब्रियो बना वो भी कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक के अलावा किसी और सेल में से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। हम एम्ब्रियो की जो प्लॉइडी लेवल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी एपोस्पोरे में कुछ अलग ही देखने को मिला। क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, यानी एम्ब्रियो की बात नहीं कर रहे ये लोग, किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल गेमेटोफाइट क्या है बेटा, एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, सो ये जो एम्ब्रियो सेक बनेगा वो कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, जनरली एम्ब्रियो सेक जो कि फीमेल गेमेटोफाइट है वो कैसा रहता है बेटा, हैप्लॉइड रहता है, लेकिन यहाँ पे कैसा बनेगा बेटा, डिप्लॉइड बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसमें से हो रहा है, अदर 2n टिश्यू ऑफ ओवेरी, यानी कि अदर जो डिप्लॉइड टिश्यू है ओवेरी की उसमें से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अभी अदर टिश्यू कौन सी है, ओवेरी के अंदर जो अदर डिप्लॉइड टिश्यू कौन सी है, न्यूसेलस है, इंटीग्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें कैसी है बेटा, ओवेरी के अंदर ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जो बाहर के लेयर्स रहते हैं उसे हम इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, वो भी डिप्लॉइड है।
न्यूसेलस जो है वो भी डिप्लॉयड है, ठीक है। सो ये जो है न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स, उसमें से क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी एम्ब्रियो सेक डिप्लॉयड बना, एम्ब्रियो सेक कैसा फॉर्म हुआ, डिप्लॉयड, यानी कि फर्दर एम्ब्रियो भी कैसा बनेगा, डिप्लॉयड, ठीक है। सो यहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा और फिर आगे जाके उसमें से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन को आपको दिमाग में ही नहीं लाना है, ठीक है, क्योंकि वो अलग ही वे है और ये अलग रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जैसा कुछ आता ही नहीं, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया, अभी उसमें से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी यानी फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं, फ्रॉम अदर डिप्लॉयड टिश्यू ऑफ ओवेरी। क्लियर, ऐसी जो प्रोसेस रहती है उसे एपोस्पोरी बोलते हैं। अभी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी वो क्या है, नो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। देख लो यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, किसका, फीमेल गेमेटोफाइट का, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो, नो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट बट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अदर डिप्लॉयड टिश्यू ऑफ ओवेरी। ये क्या लिख दिया है मैम ने, अभी बताती हूँ। यहाँ पे देखो कि ये जो है इसमें क्या हो रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट है, यानी कि ये जो एम्ब्रियो सेक था उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें से, फ्रॉम द डिप्लॉयड टिश्यू ऑफ ओवेरी, यानी कि जो न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स है उसमें से एम्ब्रियो सेक की जगह पे डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या हो रहा है, एपोस्पोरी में एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट, लेकिन उसमें क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, किसमें से, 2n सेल्स ऑफ अदर ओव्यूल टिश्यू, यानी कि न्यूसेलस के सेल्स और इंटीग्यूमेंट्स के सेल में से। इतना क्लियर हुआ बेटा, एक बार और देख लो, पार्थेनोजेनेसिस समझ में आ गया, एपोगेमी इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग और एपोगेमी में अदर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो से, ठीक है, एग सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एपोस्पोरी में देख लो, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम द डिप्लॉयड टिश्यू ऑफ ओवेरी, एडवेंटिव एम्ब्रियो, नो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो फ्रॉम द अदर डिप्लॉयड टिश्यू ऑफ ओवेरी। अभी आपको क्या करना है बेटा, इन सारे की सारी जो रास्ते हैं और जो वेज है यहाँ पे मैंने लिखे हैं उसके एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ये जो सारी कंडीशन है उसके एग्जाम्पल्स मुझे बताओ, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप मुझे अभी, आपका होमवर्क क्या है बेटा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दो। इतना क्लियर हुआ, ओके। अभी जो एक पॉइंट बाकी है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, उसमें आप देख सकते हो कि सीड्स के कुछ एग्जाम्पल्स, सीड के कुछ एडवांटेज आपको दिए हैं, ठीक है। वो जो फिगर वहां पे दी है सारे सीड्स की, उसके नीचे के जो पैराग्राफ से आप स्टार्ट करते हो तो वहां पे कुछ सीड्स के एडवांटेज एंजियोस्पर्म्स को मिलते हैं उसके बारे में बताया है, जो कि बहुत बेसिक और डिस्क्रिप्टिव है, जो कि आप एक बार देख लेना, फिर उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से मुझे बताना, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा। सो वहां पे जो है वो पढ़ लेना, और ये जो एपोमिक्सिस है उसके पीछे वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा हाइब्रिड जो वेराइटी फॉर्म होती है, हाइब्रिड आप जानते हो, जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स लाने के लिए अलग अलग प्लांट में से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के मेथड से या फिर अदर मेथड से जो नई प्लांट की स्पीसीज के जो फॉर्मेशन
की जो मेथड है हाइब्रिडाइजेशन उसके बारे में दिया है, वो थोड़ा सा पढ़ लेना। वो भी डिस्क्रिप्टिव है, उसमें भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके। और अभी एक और पॉइंट मुझे थोड़ा सा कवर करना है। ठीक है, ये सारा जो कंटेंट यहाँ पे लिखा है वो कहीं पे लिख लेना। अभी जो एक दूसरा पॉइंट है वो मैं आपको जल्दी से क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, ओके बेटा। सो आप यहाँ पे देख लो, मैं एक चीज जो की है जिसके क्वेश्चंस मुझे मिले थे कहीं पे, सो उसके बारे में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये कहीं पे लिख लेना। स्पोरोडर्म, ये स्पोरोडर्म कहाँ पे आपने सुना था बेटा? मैंने आपको बताया था स्पोरोडर्म किससे बोलते हैं, जो पोलन ग्रेन की जो वॉल रहती है, ठीक है, उसे कंबाइनली क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। ठीक है, किसी भी स्पोर की जो लेयर रहती है, आउटर लेयर, उसे स्पोरोडर्म बोलते हैं। उसमें दो लेयर थी, वन इज आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर जो थी वो क्या थी बेटा? इंटाइन थी। मालूम है आपको, याद है? ठीक है, वेरी गुड। सो ये इनर लेयर इंटाइन और आउटर लेयर जो थी जो कि एक्साइन। ठीक है, और एक्साइन जो है वो किससे बनी थी? स्पोरोपोलेनिन से। याद है? जो कि टफ मटेरियल है जिसे एंजाइम्स भी डिग्रेड कर सके, ऐसा एंजाइम अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, और जो इनर इंटाइन थी वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी थी। अभी इसमें थोड़ी सी आप जूम करके थोड़ा सा देख लो तो इसमें भी आपको थोड़े से डिवीजन मिलेंगे। इसमें इनर लेयर जो है, इनर उस तरफ में लिखती हूँ, आउटर लेयर जो की है सेक्साइन और इनर लेयर जो है वो है नेक्साइन। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ठीक है, सो ये आउटर सेक्साइन है और इनर नेक्साइन है। अभी आप यहाँ पे देख लो कि जो सेक्साइन है उसमें भी आउटर लेयर होगी। सेक्साइन में आउटर लेयर है टेक्टम और इनर लेयर है इंडेक्स। इनर लेयर जो है वो है एंडो सेक्साइन। ठीक है, कौन सी है? एंडोसेक्साइन। और आउटर लेयर है जो कि टेक्टम। अभी यहाँ पे भी देख लो, आउटर लेयर जो है किसमें? नेक्साइन में, वो है फूट लेयर। और इनर लेयर जो है दैट इज एंडेक्साइन। ठीक है, इतना क्लियर है? ये लिख लेना कहीं पे। ओके बेटा, सो विथ दिस, ये जो इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो टर्म है वो आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल में, इसकी कंपोजिशन के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, सो विथ दिस वी आर एंडिंग हियर। और हमारा ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है बेटा। ठीक है, सो आप अच्छे से ये जो वीडियोस मैंने अभी तक बनाई वो देख लो। ये जो पोर्शन है ये टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो, फिर नोट्स बना लो, प्रिपेयर कर लो, फिर जो क्वेश्चंस है वो भी सोल्व कर लो। ठीक है, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये जो सारे लेक्चर्स है उसमें से कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा या क्वेरी है, आपको डाउट है, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मेरी अगली लेक्चर में आपके डाउट्स को कवर कर लूंगी, या ज्यादा डाउट्स होंगे तो हम एक लेक्चर डाउट के ऊपर भी बना लेंगे जिसमें मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करवा दूंगी। ठीक है बेटा,
अभी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो। और बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये लेसन हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।